अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्पायरेशन। हमने पिछले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को पढ़ा, जिसमें प्लांट अपना खुराक सनलाइट के थ्रू ग्लूकोज को प्रिपेयर कर देता है। अब उसी जो ग्लूकोज बना है उससे हमारे बॉडी के अंदर जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उससे जो एटीपी है वो रिलीज़ करना होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हावेवर इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो पहले हमने सनलाइट को थ्रू फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और फूड मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर किया। ये बिल्कुल रिस्पायरेशन उसका अपोजिट होगा। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अब हम उससे एटीपी को रिलीज़ करवाएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो रिस्पायरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडॉक्स रिएक्शन बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक सीरीज है पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड से जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करता है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो और रिलीज भी हो। अब रिस्पायरेशन के दो टाइप्स है, द वन इज एरोबिक एंड द अदर इज एनएरोबिक। एरोबिक वो रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, और इनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन सेल कैरी करता है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एरोबिक को डिस्कस करेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है, जो मॉलिक्यूल बना था फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन के मौजूदगी में, वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमें कुछ एनर्जी देगा, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में आगे हम ये प्रूफ करेंगे कि कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर और एनर्जी को हमने कैसे ऑब्टेन किया। तो इसके 4 फेजेस है एरोबिक रिस्पायरेशन के। नंबर 1 इज ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 इज लिंक रिएक्शन, नंबर 3 इज क्रेब्स साइकिल, नंबर 4 इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 4 रिएक्शन या फेजेस में पूरा आपका रिस्पायरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। जो आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा। ग्लाइकोलिसिस में सिंपली क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन से बना होता है, इसकी तोड़ फोड़ होके पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेगा। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हेक्सोज है, ये ट्रायोज है और ये हेक्सोज है। तो सिंपली ग्लूकोज जो हेक्सोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन है ये, और ये हमें एनर्जी एटीपी के शक्ल में और NADH जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है उसकी शक्ल में देगा। तो आपने ये स्टेप वाइज याद करने हैं कि सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में विद द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। एक ATP जो फर्स्ट स्टेप है उसमें यूटिलाइज हो जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ अगेन ATP की एक्सपेंडिचर हो जाती है और आपके पास ADP बन जाता है। यहाँ पे भी ADP बन जाता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस का इनिशियल स्टेप्स है 2-3, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है, इसीलिए इसका नाम प्रिपरेटरी फेज भी है। आगे फिर क्या होगा, फ्रक्टोज जो कि ये भी 6 कार्बन है, ये कन्वर्ट होगा PGAL एक मॉलिक्यूल और एक DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ये 2 कंपाउंड बन जाते हैं जो 3-3 कार्बन है, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब PGAL DHAP में भी कन्वर्ट हो सकता है और DHAP PGAL में। लेकिन जो अगर ग्लाइकोलिसिस आगे कैरी करने के लिए क्या होता है, DHAP भी PGAL में कन्वर्ट होता है।
तो आगे हम PgAl को लेके जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन अब होगी। ये दो कंपाउंड बन गए PgAl के, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये आगे किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, BPGAl बिसफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जो 3 कार्बन है। और यहाँ पे NADH, NAD से क्या बनेगा, NADH एनर्जी रिच कंपाउंड है एक, ये यहाँ पे बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1,3-BPGAl जो है वो PGA में फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे ये डायरेक्ट ATP दे देगा, 2 ATP यहाँ पे देंगे, ठीक है। फिर आगे PGA कन्वर्ट होगा PEP में, और PEP लास्ट में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे लिए देगा 2 ATP मजीद। तो कितने ATP दे दिए, 2 और 2 4 ATP। तो हमारे पास जो नेट गेन होगा वो 4 से 2 ऑलरेडी यूज हुए थे, तो 4 - 2 हमारे लिए नेट गेन 2 ATP देगा। और कितने मॉलिक्यूल बने NADH के 2 मॉलिक्यूल बने, 2 इसलिए कि 2 PGAl है। आगे ग्लूकोज 1 था, लेकिन ये फिर 3 कार्बन कंपाउंड में जब डिवाइड हो गया तो 2 कंपाउंड हो गए, 2 पायरुवेट भी बन जाते हैं। तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कन्वर्जन में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में अगर ये कन्वर्ट होता है तो हमारे पास 2 ATP का बन जाना और 2 NADH का बन जाना, ये इसका प्रोडक्ट है, इसका नेट गेन है कि हमारे पास 2 NADH बने और 2 ATP बन गए। ये सारा था ग्लाइकोलिसिस। ये आपने स्टेप वाइज याद रखने हैं कि कौन से स्टेप के बाद क्या बनता है। इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं, एक तो इसका तरतीब इम्पोर्टेंट है कि एक ख़ास सीक्वेंस से है। दूसरा, इसमें शुरू के इन 2 रिएक्शन में ATP यूटिलाइज हुआ है, और जो एंड का रिएक्शन है और एंड से एक पहले जहाँ पे BPGAl PGA में कन्वर्ट होता है, इसमें 2 ATP बने हैं, यानी 4 ATP इसने प्रोड्यूस किए और 2 ATP यूटिलाइज किए। तो नेट गेन हमारे पास आ गया 2 ATP का और 2 NADH का। NADH बाद में ATP में कन्वर्ट होगा, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास 2 ATP जो है वो डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस से ऑब्टेन हो गए। ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी ये स्टेप होता है और इनएरोबिक में भी। आगे जब हम अभी पढ़ेंगे दूसरा लिंक रिएक्शन, तो ये फिर इनएरोबिक में नहीं होगा, एरोबिक में होगा। अब लिंक रिएक्शन क्या है, आगे जब ये पायरुवेट बने तो ये पायरुवेट डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। सिंपली ये जो पायरुवेट है ये कोएंजाइम A के साथ रिएक्शन करेगा और एसिटाइल CoA बनाएगा। इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस और क्रिप्स साइकिल को आपस में लिंक्ड करता है, इसीलिए इसका नाम लिंक रिएक्शन है। इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एक NADH बन जाएगा। एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक NADH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो पायरुवेट में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। एसिटाइल CoA में अब 2 कार्बन रह जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज हो गया। तो आपके पास एसिटाइल CoA जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। अब यही एसिटाइल CoA जो एंजाइम है, कंपाउंड है, ये कहाँ पे जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और मेम्ब्रेन के अंदर ये कन्वर्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ये आगे और ATP रिलीज करेगा। तो एसिटाइल CoA एंटर होगा यहाँ पे, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी ऑक्सैलो एसीटेट कंपाउंड मौजूद है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल CoA के साथ मिलके सिट्रेट बनाएगा, 2 कार्बन इसके हैं और 4 कार्बन इसके हैं, तो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनाएगा। सिट्रेट आइसोसिट्रेट बनाएगा, इसका आइसोमर है, सिंपली रीअरेंजमेंट होगा। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन हो जाएंगे, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसी जगह पे NADH बन जाता है। तो यह भी एक NADH जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो बन गया क्रिप्स साइकिल के अंदर। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है
ये सक्सिनाइल CoA में ट्रांसफर होगा और एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो कार्बन 4 रह जाएंगे और एक और NADH बना देगा। फिर सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, और यहाँ पे भी एक ATP के बराबर GDP बोलते हैं, यहाँ पे GDP पहले रिलीज होगा, फिर वो कन्वर्ट होके ATP बनाएगा। तो एक ATP यहाँ भी डायरेक्ट मिल गया हमें, दो वहाँ पे मिले थे ATP ग्लाइकोलाइसिस में, और एक ATP अभी यहाँ पे मिला क्रेब्स साइकिल के अंदर। आगे सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट में, और यहाँ पे फ्यूमारेट से पहले नए किस्म का कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, FADH। ये फ्लेविन है, फ्लेविन एडिनोसिन डायहाइड्रोजिनेज बना FADH2। कहाँ पे बना? फ्यूमारेट से पहले। फ्यूमारेट जब बन गया 4 कार्बन कंपाउंड, तो ये कन्वर्ट होगा पानी की मौजूदगी में मेलेट में, और मेलेट कन्वर्ट होगा अगेन ऑक्सैलोएसीटेट में, जो कि आगे रिएक्शन को कैरी करेगा। तो अब इसमें कितने का एनर्जी के कंपाउंड बन गए? एक तो डायरेक्ट ATP बन गया, एक ATP NADH3 के NADH कितने बने? 3, एक ये, एक, 2, 3, ये 3 बन गए। और FADH का जो मॉलिक्यूल है FADH2, ये कहाँ पे बन गया? फ्यूमारेट से, F से FAD, F से फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से पहले FADH2 बन गया आपके पास, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड बन गए। बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि कुल कितनी एनर्जी के कंपाउंड बन गए हैं, तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कितने ATP बने? 3, 2 वहाँ पे और एक इसमें। तो जो डायरेक्ट ATP जो हमारे पास बना, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जो डायरेक्ट अगर सबस्ट्रेट से, ग्लूकोज से डायरेक्ट ATP बनती है, तो हम बोलते हैं कि ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गया। जबकि जो एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये आगे अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और हमें ATP देगा, हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि ये सबस्ट्रेट से डायरेक्ट नहीं हुआ बल्कि कंपाउंड से, एनर्जी रिच कंपाउंड से हो गया, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहेंगे इसको। आगे फिर ये NADH और FADH2 कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में है। इसमें सिंपली कुछ एक्सेप्टर है, प्रोटीन है, और कुछ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस है जो इलेक्ट्रॉन को डाउन, जो एनर्जी ग्रेडियंट है उसके डाउन लेके आएगा और ATP रिलीज करेगा। तो NADH क्या करेगा? NAD बनाएगा और हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयन देगा, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आगे को एंजाइम क्यू को देगा, यहाँ पे एक ATP रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन फिर डाउन द ग्रेडियंट साइटोक्रोम B में आएगा, साइटोक्रोम B से C में आएगा, B और C के दरमियान भी ATP बनेगा, C से A में आएगा, A से A3, A और A3 के दरमियान भी ATP बनेगा, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके ये प्रोटॉन लेके ऑक्सीजन से क्या बनाएगा? वाटर। तो हमने क्या कहा था कि रिस्पायरेशन में आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये वाटर हो गया आपका। और एनर्जी हमने जितने ATPs बढ़े, ये जितने ATPs ये इसके एनर्जी है, ये 36 कंपाउंड है, अभी हम गिन लेंगे 36 ATP बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। पूरे ग्लूकोज की जब रिस्पायरेशन हो जाती है एरोबिक, तो 36 ATP दे देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जगहों पे बना है, ये बना, ये बना, ये लिंक रिएक्शन में बना, तो ये सारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफ़र हो गया, वाटर में, और 36 ATP जो एनर्जी है वो आपको जनरेट करके इसने दे दिए। तो अगर आप गिन ले कि जितने ATP बने हैं डायरेक्ट, जिसको हमने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा, वो ATP, और ATP के अलावा NADH एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, और FADH2 एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। तो आप अगर अच्छा एक इसके लिए आप निमोनिक बना सकते हैं कि जैसे आपने ऑक्सैलोएसीटेट से स्टार्ट किया तरतीब से, इसको याद करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई सा भी निमोनिक बना सकते हैं। ये जो एक मुझे इंटरनेट पे मिला वो ये था कि ऑफ कोर्स सिट्रेट इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। कैसे याद करेंगे? यहाँ से
ऑफ कोर्स ऑक्सैलो एसीटेट, ऑफ कोर्स सिट्रेट इज आ से अल्फा, ऑफ कोर्स सिट्रेट इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल से मेलेट। तो आप ये भी इसी तरह से भी याद कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई आसान सा निमोनिक्स बना के आप ये तरतीब इम्पॉर्टेंट है इसका, ये याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि कीमी ऑस्मोसिस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो किस तरह ये कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड होके आपके लिए एनर्जी जो एटीपी जो बनता है उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ आपने ये याद रखना है कि हमने ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया वाटर में, और 36 एटीपी। ओके, कितने एटीपी बने? एटीपी की अगर गिनती करनी है कि 36 एटीपी बने तो कैसे करोगे? नेट गेन एटीपी की यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में कितने हो गए? 2 ग्लाइकोलाइसिस में हो गए 2 एटीपी। फिर NADH कितने बने? 2 जब 2 NADH, ये एक्सट्रिंसिक NADH है ग्लाइकोलाइसिस में जो बनता है, ये कितने एटीपी के बराबर होता है? 2 एटीपी के बराबर होता है। तो 2 बने 2 2 4 एटीपी के बराबर ये हो गया। फिर आगे लिंक रिएक्शन में NADH का एक मॉलिक्यूल बना तो पायरुवेट 2 है, तो जब 2 है तो 2 दफ़ा ये साइकिल रन होगा। तो हम इसको बाद में चले 2 से ज़रब देंगे, इसको 2 से ज़रब देंगे, कितने बने? NADH 2 मॉलिक्यूल बने, एक में कितने एटीपी होते हैं? 3, ठीक है। फिर आगे आके इसमें आपके पास ATP एक डायरेक्ट बना, ATP तो 2 है, 2 दफ़ा साइकिल रन होगा। फिर आगे NADH 3 बने, 3 NADH बने, 3 और 1 कितने का बराबर होता है? 3 का, तो 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 दफ़ा साइकिल होगा। FADH2 जो है ये आपके लिए 2 ATP के बराबर होता है, तो रिएक्शन 2 दफ़ा होगा तो ये 4 होगा। तो कितने बने ये? 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18। अब देखिए 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 प्लस 18 36। आपके पास कितने एटीपी बने? 36 एटीपी बने। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, FADH2 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्टार्ट होता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है को एंजाइम क्यू से, और ये 2 एटीपी देता है, जबकि NADH 3 एटीपी देता है। ये आपके पास 36, कुछ किताबों में अगर 38 है तो उसके लिए अलग सा मैकेनिज्म है। कभी कभी कुछ एनिमल 38 भी दे देते हैं, लेकिन जो प्लांट और मोस्टली एनिमल है जिस मैकेनिज्म से, वो 36 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा। ये पूरा रिस्पायरेशन के बारे में। आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।